टाइम अलग अलग खाना खाने वाली सास। क्या है माँ, फिर से वही सब्जी? ये सोयाबीन बड़ी खा खा कर ना तो मैं ऊब सी गई हूँ। तुम परेशान नहीं हुई यही सब्जी खा खा कर? अब तेरी माँ गरीब है, यहाँ यही बनेगा, खानी है तो खा। और ये अलग अलग सब्जियों की डिमांड ना ससुराल जाकर करियो अपने, समझी? वो तो शुक्र मना तेरे मौसा जी सोयाबीन फैक्ट्री में काम करते हैं तो वहां से ये उठा कर ले आते हैं और तेरी मासी यहाँ भिजवा देती है। अच्छा सुन, मासी से याद आया, तेरी मासी ने एक बड़े अच्छे घर का रिश्ता बताया है तेरे लिए। अगले इतवार देखने आ रहे हैं तुझे। माँ लेकिन अमीर घर का लड़का मुझ गरीब से शादी कर लेगा? तुम भी ना अच्छा मजाक कर लेती हो। अच्छा माँ, मैं खाना खाकर सुरभि के साथ बाजार जा रही हूँ, उसे कुछ सामान लेना है। फिर खाना खाकर वो बाजार चली जाती है जहाँ पूर्व नाम के एक लड़के से उसकी टक्कर हो जाती है। पूर्व के हाथ में ढेर सारी सब्जियां थी जो कि जमीन पर गिर जाती हैं। ओह आई एम सॉरी। वो दोनों एक दूसरे को पहली नजर में ही पसंद आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। दोनों की फोन पर बातें होनी शुरू हो जाती हैं और पूर्व से प्यार होने के चलते सोनिका उस अमीर घर के रिश्ते को ठुकरा देती है और पूर्व के साथ शादी कर लेती है। शादी के बाद से ही सोनिका को बुखार हो जाता है। ये ले बहू, खाना खा ले, फिर दवाई भी लेनी है तुझे। माँ जी, आप भी सोच रही होंगी कैसी बहू आई है जो आते ही बीमार पड़ गई। नहीं बहू, तेरी सास बिल्कुल भी पुराने ख्यालों की नहीं है। शादी ब्याह की रस्मों में थकावट हो ही जाती है। ले, मैंने तेरे लिए सैंडविच और पोहा बनाया है, खा ले, फिर दवाई भी तो खानी है। अपनी नई बहू को खाना देकर सास कमरे से चली जाती है। मेरी सास तो कितनी अच्छी है यार, मेरा कितना ख्याल रखती है। वाह, तेरी तो निकल पड़ी सोनिका। ऊपर से ये अलग अलग तरह का खाना। अपने घर में तो माँ सोयाबीन के अलावा कुछ बनाती ही नहीं थी। ऐसे 2-3 दिन बीत जाते हैं। सोनिका तैयार होकर कमरे से बाहर आती है। तभी उसकी ननद मेघा कहती है, माँ आज तो भाभी की पहली रसोई है, तो बताओ क्या क्या बनवाना है भाभी से। बहू, तू खाने में हलवा, खीर, पनीर, छोले पूरी, तंदूरी रोटी, आलू गोभी की सब्जी और रायता बना ले। खाने में इतनी तरह की डिश का नाम सुनकर सोनिका खुश हो जाती है क्योंकि इसी बहाने उसे तो खाने में इतनी तरह के पकवान मिलने वाले थे। वो जल्दी से रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। आज सोनिका का पहला दिन था किचन में, इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं होती। वो तरह तरह का खाना बनाकर तैयार कर देती है और सबको डाइनिंग टेबल पर लाकर परोसती है। वाह क्या स्वाद है बहू तेरे हाथों में। आज तूने साबित कर दिया कि तू भी अपनी सास से कम नहीं है खाना बनाने में। हाँ बहू, खाना सच में बहुत अच्छा बना है, मजा ही आ गया। अच्छा सुन, अब तू दिन के खाने में क्या बनाने वाली है? एक काम कर, अब तू दिन में ना कुछ साउथ इंडियन खाना बना ले। हाँ, इडली, डोसा और सांभर बना ले। अपनी सास की बात मानकर बेचारी बहू फिर से किचन में जाती है और खाना बनाने लग जाती है। हे भगवान, खाना बनाते बनाते तो मेरी हालत ही खराब हो गई है। इस गर्मी में इस रसोई में खड़े रहकर तो मेरी हालत ही खराब हो रही है। आज सुबह ही तो इतने सारे पकवान बनाए थे। इतना खाना अगर मेरे मायके वाले एक बार में खाए तो वो बेचारे तो अगले 2-3 दिन खाना ही ना खाए। खैर, अब मुंह कम चला सोनिका और हाथ तेज चला। कुछ देर बाद उसने सबको खाना परोसा। वाह वाह, क्या स्वाद है बहू, तू तो नॉर्थ इंडिया के साथ साउथ इंडियन खाना भी बड़ा अच्छा बना लेती है। सच में भाभी, मजा ही आ गया। ऐसे ही शाम हो जाती है। फ्रिज में तो सब्जी ही नहीं है। माँ जी से पूछती हूँ क्या बनाना है खाने में। सोनिका अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, खाने में क्या बनाना है? बहू, इस वक्त तो मेरा मछली भात खाने का मन है। अभी टीवी पर कोलकाता की रेसिपी के बारे में बता रहे थे तो बस वही मन कर गया। मछली भात? लेकिन माँ जी, फ्रिज में तो मछली है ही नहीं। हाँ जानती हूँ नहीं है, इसीलिए तू जाकर बाजार से खरीद ला। लेकिन माँ जी, अभी अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है। तो नई शादी होने पर दुल्हन के बाहर निकलने पर पाबंदी होती है क्या? हमारे यहाँ ऐसा कोई रीति रिवाज नहीं है। हमारे यहाँ सब खुले विचार के होते हैं। अब तू जा और जाकर सामान ले आ। तू इस घर में नई है इसलिए शायद ये बात नहीं जानती, लेकिन मुझे खाने में तीनों वक्त अलग अलग तरह का खाना ही खाने को चाहिए होता है, समझी? अपनी सास की बात सुनकर वो बाजार चली जाती है। भरी गर्मी में उस भीड़ में घुसकर जैसे तैसे मछली खरीद कर ले आती है। तभी उसकी ननद रसोई में आती है। भाभी, मुझे नहीं खाना ये मछली भात, मुझे तो मछली के पकौड़े पसंद है, तो आप मेरे लिए वही बना दीजिएगा प्लीज। अच्छा ठीक है ननद जी। मेघा उसे ऑर्डर देकर वहाँ से चली गई और अब सोनिका ने मछली के पकौड़े तल लिए। वाह बहू, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अब जल्दी से परोस भी दे, अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। सोनिका खाना लेकर बाहर आती है
तभी डाइनिंग टेबल पर उसका पति, ननद और ससुर भी आ जाते हैं। सभी चटकारे लेकर खाना खाते हैं और गोमती तो 3 बार मछली भात खाकर, वाह मजा आ गया सच में। बहू ये बर्तन यहाँ से उठा दे, मुझे तो बड़ी जोरों की नींद आ रही है। अच्छा सुन, ये बता तू कल के ब्रेकफास्ट में क्या बनाएगी? कल ना मुझे इंडियन खाना नहीं खाना, कुछ अलग तरह का खाना बनाना। हाँ ऐसा करना, कुकुम्बर सैंडविच और बर्गर, फ्रूट सलाद और हाँ मैंगो शेक बना लेना। ये कहकर उसकी सास अपने कमरे में सोने चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। उसकी सास उससे हर वक्त ऐसे ही तीनों वक्त अलग अलग तरह का खाना बनवाती थी, जिससे सोनिका कुछ ही दिनों में अपनी सास से परेशान हो गई थी, क्योंकि सारा दिन रसोई में रहने के कारण वो बिल्कुल भी अपनी नई शादीशुदा जिंदगी एंजॉय नहीं कर पा रही थी और वो काफी कमजोर भी हो गई थी। और कहीं न कहीं उसका पति ये सारी परेशानियां समझ रहा था, इसलिए उसको भी उसकी चिंता सताने लगी थी। सोनिका, तुम इतनी गर्मी में कैसे तीनों वक्त खाना बना लेती हो? सारा दिन इस गर्मी में रहकर ना तुम्हारी हालत खराब हो गई है। खुद की हालत देख रही हो, क्या हो गई हो सूख कर? तुम इतना भी काम का लोड मत दो खुद पर। तो ये सब क्या मैं खुशी खुशी कर रही हूँ? तुम जानते हो ना माँ जी को तीनों वक्त अलग अलग तरह का खाना चाहिए होता है। जानता हूँ सोनिका, लेकिन अब माँ को कौन समझाए। खैर छोड़ो ये सब, शाम को तुम तैयार रहना और मैं ऑफिस से जल्दी घर आ जाऊंगा, तो दोनों साथ में बाहर घूमने चलेंगे और डिनर भी बाहर ही कर लेंगे। तुम दिन में ही ज्यादा खाना बनाकर रख लेना, बाकी सब वही डिनर कर लेंगे। लेकिन माँ जी क्या दिन का खा लेंगी? हाँ खा लेंगी, तुम टेंशन मत लो, तुम बस तैयार रहना शाम को। शाम को सोनिका अपने पति के घर आते ही उसके साथ डिनर पर निकल जाती है। सास जब रसोई में जाकर देखती है तो वहां दिन का खाना रखा हुआ होता है, जिसे देख वो गुस्से में आ जाती है। मेघा, अभी के अभी अपनी भाभी को फोन करो और उसे बोलो जहां भी है जल्दी से घर लौटे। मेघा सोनिका को फोन करती है। हेलो भाभी, आप जहां भी हैं जल्द से जल्द घर लौट आइए। लेकिन हुआ क्या ननद जी? माँ बहुत गुस्सा है, जल्दी घर आइए। ये कहकर मेघा फोन रख देती है। क्या हुआ सोनिका, तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? हमें इसी वक्त घर जाना होगा, माँ जी गुस्से में है। अब वो दोनों जल्दी से घर आ जाते हैं और आते ही उस पर सास खूब चिल्लाती है, जिस पर वो रोने लगती है। ये देख पर्व को गुस्सा आ जाता है। माँ आप उस पर बेवजह चिल्ला रही है। मैंने उसको बोला था कि वो दिन में ज्यादा खाना बनाकर रख ले ताकि आप लोग रात को खा सके। आपको पता है बेचारी बीच में मूवी छोड़कर आ गई। माँ आपकी बहू है, कोई नौकरानी नहीं। बेचारी की शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और इस बेचारी की हालत देखो क्या से क्या हो गई है। अब मैं आपको इससे और काम नहीं लेने दूंगा। ओहो, अभी शादी को कुछ दिन हुए हैं और अभी से जोरू का गुलाम बन गया। ठीक है, अगर इतनी ही दिक्कत है तुझे अपनी पत्नी से काम लेने से तो ठीक है, अब से मैं अपना खाना खुद ही बना लिया करूंगी। अगले दिन से सास और ननद अपना खाना खुद ही बनाने लगी, लेकिन इन सब से गर्मी में उनकी हालत खराब होने लगी। बाप रे माँ, कितनी गर्मी है सच में। एक सब्जी बनाकर ही हम तो थक गए, लेकिन भाभी में बड़ी हिम्मत है। तू ठीक कहती है बेटी, मैंने बहू के आने पर उस पर ज्यादा ही अत्याचार शुरू कर दिए। उससे इतनी गर्मी में एक वक्त में कई तरह का, ऊपर से तीनों वक्त अलग अलग तरह का खाना बनवाने लगी। उस बेचारी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अब गोमती ने अपनी बहू से माफी मांगी और अब 3 की जगह दिन में एक बार ही उससे खाना बनवाती और अलग तरह का खाना तो बनवाती, लेकिन उस रोज नहीं बल्कि दूसरे दिन, जिससे अब उसे काफी आराम मिल गया था। आ जाओ भाभी, आराम से। सुरेखा ये ले, नेक तो तूने मांगा ही नहीं। क्योंकि मुझे पता था कि आप मुझे बिना मांगे ही दे दोगे। अब भैया भाभी को अंदर ले आओ, आप दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता भिजवाती हूँ। अरे तू भी थोड़ा आराम कर ले, हमारा नाश्ता पानी भाभी देख लेंगी। भाभी भाभी। अरे चुप हो जाओ भैया, दोनों भाभियां बहुत थक गई थी तो सो रही हैं। अच्छा, और तू नहीं थकी क्या? ओहो भैया, बस आप लोगों के लिए नाश्ता भिजवाकर मैं भी जा रही हूँ सोने। चलो अब आप यहाँ टाइम वेस्ट मत करो, जाओ भाभी को अंदर ले जाओ। सुरेखा के जिद करने पर विष्णु अपनी नई नवेली दुल्हन कविता को लेकर अपने कमरे में चला गया और सुरेखा उन दोनों के लिए नाश्ता तैयार करने लगी। और फिर कुछ घंटों के बाद बहुत बढ़िया नींद आई। सुरेखा, एक कप चाय तो पिला दे। जी भाभी, बस अभी लाई। रुको सुरेखा, चाय तो मैं भी लूंगी, पर साथ में खाने के लिए भी कुछ बना देना। वो क्या है ना, खाली चाय गैस बनाती है मुझे। जी भाभी। सुरेखा सारे काम निपटाकर थोड़ा आराम करने ही जा रही थी कि तभी उसकी दोनों बड़ी भाभियों ने उसे नए काम बता दिए, जिन्हें वो बेचारी बिना कुछ कहे चुपचाप करने चली गई। असल में सुरेखा के माता पिता जिंदा नहीं थे और अब उसकी जिम्मेदारी उसके 3 भाइयों जयेश, रमेश और विष्णु पर थी। और सुरेखा अपने तीनों भाइयों की लाडली थी, लेकिन उसकी दोनों बड़ी भाभियां 1 नंबर की कामचोर थी।
लेकिन दिमाग से बहुत चालाक थी। अपने पतियों के सामने तो वो सुरेखा को सिर आंखों पर बिठाकर रखती थी, लेकिन उनके इधर उधर होते ही उस पर ऑर्डर जमाना शुरू कर देती थी। सुरेखा ने कभी इसकी शिकायत नहीं की, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से घर में बवाल हो। लेकिन अब घर में एक और बहू थी। अरे दीदी, मुझे लगा आप सो रही होंगी। अब इस वक्त चाय कोई मेहमान आए क्या? नहीं, वो बड़ी और छोटी भाभी जग गई है ना, तो उनके लिए चाय बना रही हूँ। अच्छा, वैसे हैं कहाँ भाभी? मेरी तो उनसे मुलाकात ही नहीं हुई। हाँ, वो आपसे शाम को मिलेंगी आपकी मुंह दिखाई के वक्त। ठीक है, लाइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं भाभी, मैं कर लूंगी, आप जाकर आराम करो, और कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे कहना। कविता ये देखकर हैरान थी कि घर की इकलौती बेटी काम पर काम किए जा रही है और दोनों भाभियों को अपने कमरे से निकलने तक की फुर्सत नहीं है। लेकिन फिलहाल वो भी चुप रही और फिर शाम को, बिल्कुल सही कहा आंटी, बस इस हीरे को तराशने का काम अब हमें करना है। सही कहा भाभी। अब वैसे कविता, तुम किसी बात की चिंता मत करना, जैसा हम कहें बस वैसा ही करती जाना। क्यों भाई, तुम दोनों क्या इसकी सास हो? सास नहीं, पर हम जेठानियां तो है ना इसकी। इस घर के तौर तरीके तो हम ही सिखाएंगे ना इसे। पहले खुद तो सीख लो तौर तरीके, फिर इसे सिखाना। मेहमान का इतना कहना था कि नीरजा और नंदिता वहीं उससे लड़ने के लिए तैयार हो गई। तब सुरेखा ने बीच में आकर किसी तरह मामला शांत कराया, और ये सब देखकर कविता को इतना तो समझ में आ गया कि उसे अपनी जेठानियों से क्या नहीं सीखना है। और फिर अगले दिन, वाह भाई वाह, आज आलू के पराठे तो गजब बने भाई। कविता भाभी ने बनाए हैं, और जरा ये खीर तो खाकर देखिए भैया, ये तो कमाल की बनाई है कविता भाभी ने। अब आज सारा काम इन्होंने ही किया, मुझे तो किसी काम में हाथ भी नहीं लगाने दिया। कविता, इसके लिए तो तुम्हें इनाम मिलना चाहिए, क्यों भैया? इतना कहकर जयेश अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर कविता को दे देता है, और फिर रमेश ने भी ऐसा ही किया। ये देखकर जहां कविता, सुरेखा और विष्णु बहुत खुश थे, तो वहीं नीरजा और नंदिता जलकर राख हो चुकी थी। नाश्ते के बाद नीरजा के कमरे में दोनों काफी देर तक खुसुर फुसुर करती रही, और फिर उन्होंने कविता को भी उस कमरे में बुला लिया। और फिर, जी भाभी, आपने बुलाया मुझे? हाँ कविता, कुछ बात करनी है तुमसे, वैसे कुछ समझाना था, अगर तुम समझना चाहो तो। कहिए ना भाभी। कविता, तुम घर के कामों में जरूरत से ज्यादा ही लग रही हो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, सुरेखा सब अच्छे से कर लेती है। अरे पर भाभी, वो क्यों करे सारा काम, हम बहुओं की भी तो। अब हमें गलत मत समझो कविता, हम ये सब सुरेखा की भलाई के लिए कर रही हैं। तुमने देखा तो है, सुरेखा दिखने में ज्यादा सुंदर तो है नहीं। अब ऐसे में अगर घर के कामकाज भी अच्छे से नहीं सीखेगी, तब तो होने से रहा उसका ब्याह। हाँ, और नहीं तो क्या, तीनों भाई पिछले 4 सालों से जी जान से कोशिश कर रहे हैं, उसके दहेज पर सब कुछ लुटाने को तैयार है, पर बावजूद इसके एक भी जगह बात नहीं बनी। तब हमने सोचा कि रंग रूप से ना सही, पर हो सकता है कि गुणों से ही अपनी सुरेखा के भाग खुल जाए और कोई उसे पसंद कर ले। पर भाभी, अरे तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ कविता, हमने कहा ना कि इसी में सबकी भलाई है। और सुनो, सुरेखा के भाइयों के सामने ये जाहिर मत करना कभी। असल में तीनों भाइयों के दिमाग में हमारे सास ससुर एक फितूर भर कर गए हैं कि सुरेखा के पैर बड़े शुभ हैं। अरे अगर इतनी ही खुशकिस्मत होती तो अब तक ससुराल ना पहुंच गई होती अपने, यहाँ मायके में ही पड़ी रहती क्या? बिल्कुल सही कहा भाभी। कविता, तुम खुद ही सोचो, आखिर जरूरत क्या है घर के कामों में खुद को झोंकने की? आराम से सारा दिन आराम करो, और जब ये लोग ऑफिस से आ जाएं तो फटाफट पहुंच जाओ किचन में, तब तक सुरेखा सब करके रखती है। और मजे की बात तो ये कि वो अपने भाइयों से कुछ कहती भी नहीं। चुप हो जा। अब कविता, तुम समझ रही हो ना जो हम कहना चाह रहे हैं? हाँ भाभी, मैं सब समझ गई। अब मैं जाऊं? हाँ जाओ ना, पर सीधा अपने कमरे में जाना, रसोई में नहीं। इसके बाद कविता वहां से सीधा अपने कमरे में गई और कई घंटों तक बाहर नहीं निकली। ये देखकर दोनों बड़ी बहुओं को लगा कि उनका तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है, और उसकी देवरानी कविता भी अब उनकी टीम में है। और फिर करीब 1 हफ्ते बाद, अरे कविता, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे मायके वाले आ रहे हैं? रुको, मैं अभी पानी मंगवाती हूँ। सुरेखा, ओ सुरेखा। रुकिए भाभी, पानी मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं, तुम्हारे घर वाले आए हैं, तुम यहाँ बैठकर सबसे बातें करो, अब सुरेखा कर लेगी सब कुछ। नहीं भाभी, आज ये सब मुझसे मिलने नहीं बल्कि सुरेखा दीदी से ही मिलने आए हैं। आप दोनों बैठिए ना, मैं बस अभी आई। नीरजा और नंदिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तब तक तीनों भाई भी घर आ गए। और फिर भाई, जिस दिन मुझे कविता ने सारी बात बताई, मेरा तो दिल खुश हो गया। सच भैया, अपनी सुरेखा के लिए जैसा चाहा था वैसा परिवार अब जाकर मिला है। हाँ भैया, ये बढ़िया हो जाएगा, कविता का मायका सुरेखा का ससुराल हो जाएगा। वैसे भी दोनों में खूब पटती है। ये लो, सुरेखा आ गई। हाँ तो भैया, लड़की सुशील है, संस्कारी है, इस बात की गारंटी तो मेरी, बाकी सब आप देख लो। सुंदर भी है, मुझे रिश्ता मंजूर है। सुरेखा दीदी, आप भी अच्छे से देख लो, लड़का इंजीनियर है, संस्कारी है और मेरा भाई है।
सुरेखा ने सर्वेश को देखा और फिर मुस्कुराकर कविता को और फिर, लो जी, इसी बात पर निकालो बालूशाही, क्योंकि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेंगी भाभी? अब मेरा मतलब है काजी। तो इस तरह सुरेखा का रिश्ता तय हो गया और अब वो बहुत जल्द दुल्हन बनकर अपने घर से विदा लेने वाली थी। दूसरी तरफ उसकी दोनों भाभियों को ये समझ नहीं आ रहा था कि सुरेखा की विदाई के बाद अब उनकी दाल कैसे गलेगी, क्योंकि कविता से जीत पाना तो फिलहाल उन्हें नामुमकिन ही लग रहा था।